नमस्कार सभी का दीक्षम क्लासेस में स्वागत है। तो बताइए क्या हाल चाल है आप सभी का। अरे वाह, यहाँ पर भी कमेंट भरे जा रहे हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया जी, जो आप सभी ने मिल करके हमारा यह दिन को बहुत ही खास बनाने की प्रयास किया गया है। आप सभी ने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे विशेष दिए। आप सभी ने हमारा जन्मदिन को इतना बेहतर बनाने का प्रयास किया। इसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से ढेर सारी शुक्रिया अदा करता हूँ जी। सभी को थैंक यू जी, सभी को थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आप सभी का यहाँ पे रिस्पांस देखने के बाद मेरा दिल गदगद हो गया कि चलो कम से कम हमारे बच्चों को भी पता है कि आज हमारा क्या था कि नहीं था। ढेर सारी शुक्रिया जी। आप सभी को तो पार्टी नहीं दे सकता बट जिस समय मैं आप सभी को मिलूंगा उसमें सब कुछ जोड़ करके दूंगा। इसके लिए आप सभी लोग बेफिक्र रहे, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। सभी विद्यार्थियों को फिर से पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें हमारे जन्मदिन की ओर से आप सभी ने हमें बहुत ही बेहतर तरीके से मुझे विशेष किए हैं। इसके लिए मैं हमेशा आप सभी के लिए शुक्रगुजार रहूँगा। चलिए जी, चलिए। तो हम लोग है कि आज के सेशन में देखो, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था थोड़ा काम के सिलसिले में, जिसके वजह से मैं क्लास 11 का जो आप सभी का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाना था उसे भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा सका, ठीक है। तो कल से आप सभी का पूरा निश्चिंत रहिए, कल से आपका वीडियो रेगुलर रहेगा क्लास 11 के लिए, जो हम लोग रिवीजन के सीरीज के तौर पर चला रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को जो तीनों सीरीज चलेगा, जिसमें से PYQ चलेगा, साथ ही साथ आप सभी का रिवीजन चलेगा और टेस्ट सीरीज भी आप सभी को चलेगा, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा उसका डिस्कस भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग को वीडियोस कल से आना स्टार्ट होगा वो रहेगा PYQ का, जिसमें से मोल कॉन्सेप्ट जो कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उसका ऑलरेडी एक वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया, उसे आप सभी लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको ये आभास होगा कि अच्छा हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछा जा रहा है और किस तरह से हम लोगों को प्रिपरेशन वहाँ पे करना है। जैसे कि हम लोग एग्जाम 2000 जो 26 होने वाला 25 होने वाला है, उसमें हम लोग को कहीं पे ठीक, तो हम लोग वहाँ से समझ सकते हैं कि 2025 में किस प्रकार से हम लोगों को सवाल पूछा जाएगा, ताकि हम लोग एक जब भी PYQ को देखोगे तो हम लोग निश्चित रूप से ये हमेशा हम लोग मतलब अपने आप में सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जी, हम लोग को आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और कितना ज़्यादा हम लोग को उसमें एफर्ट लगाना है। तो इसी चलते आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसे सबसे पहले देख लेना जरूरी है। तो हम लोग कल से जो सीरीज वहाँ पे लगेगी, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, वैसा होगा तो कल ही हम 2-3 वीडियोज वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे, जहाँ पे PYQ का वीडियोज आप सभी को मिल जाएगा। ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, तो जैसे PYQ खत्म होगा वैसे हम लोग चल देंगे उसका रिवीजन, क्योंकि आप सभी को पता चल जाएगा देखो ये सब सवाल पूछता है, इसी प्रकार से हम लोग को तैयारी करना है। तो जितने भी हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हम लोग को सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, हम आप कल भी बोले थे कि हम लोगों का एग्जाम 40 नंबर का होगा, जिसमें से हम लोग को मिनिमम जो टारगेट रखना है वो 20 नंबर का। 20 नंबर ला लो, पूरा खुश रहोगे, ठीक है। 20 से नीचे मत लाना, क्योंकि पास तो 13-14 में हो जाओगे, लेकिन तुम्हें लाना है 20, ताकि थोड़ा सा रिजल्ट भी अच्छा हो। अब बहुत ही बेहतर करने के चक्कर में रहोगे, जिन लोग को कुछ नहीं आता बहुत बेहतरीन करने के चक्कर में रह जाओगे, तो फिर वही बात होगा कि आपका समय वेस्ट होगा, उससे ज्यादा आपका कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर बाई चांस मान के चलिए आप इधर 15 से 16 दिन आप वेस्ट कर लेते हैं अपना समय और जा करके 40 में 30-35 नंबर ला भी लेते हैं, तो वो कोई मानिए नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। मतलब क्या आपका मतलब कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा आने वाले जीवन में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो 11th का एग्जामिनेशन का जो मार्क्स रहेगा वो आपको 12th में जुड़ जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस 11th का एग्जाम को इस प्रकार से लेकर के चलिएगा कि हाँ हमारा एग्जाम बस थोड़ा सा बेहतर हो जाए, बस, ठीक है।
टॉप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टॉप करने वाला तो कर ही लेगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप सभी लोग पहले से मेहनत नहीं की हो और अचानक से सोचोगे नहीं 15 दिन में पूरा पूरी से भी क्लास 11 को दे दे और 12 पे ध्यान देना बंद कर दे, तो फिर ये आपके लिए गलती ही रहेगा, ठीक है। और आगे चल करके आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसी चलते हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास 12 का क्लास को ऑफ ही नहीं करेंगे। क्लास ऑफ कब होगा, क्योंकि आपका एग्जाम 3 मई को होने वाला है। तो 3 मई को होने वाला है, तो हम लोग 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 4 दिन हम पूरा छोड़ देंगे। फिर 5 तारीख से हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट कर देंगे। मतलब हम लोग को जो क्लास 12 का जो स्टडी चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा और 30 तारीख तक हम लोग पूरा प्रॉपर वे में चलते रहेंगे। हाँ, यही होगा कि हम लोग 20 से 25, मतलब 25 तारीख मान के चलो, 25 तारीख तक हम लोग 2-2 घंटा का सेशन चलते रहेगा। उसके बाद हम लोग 1 घंटा का क्लासेस कर देंगे। 1 घंटा का क्लास चलेगा, जिसमें से जो भी टॉपिक हो पाएगा उसको फिर नेक्स्ट क्लास में करते चले जाएंगे, ताकि आप सभी के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना बने। उसके बाद 30 तारीख जाएगा, उसके बाद पुनः आप सभी को छोड़ दिया जाएगा, ताकि 5 दिन पूरा एकदम ऐश करो और पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। क्योंकि आप सभी को 20 नंबर ही लाना है, उससे ज्यादा मत लाइएगा, ठीक है। अब जो लोग अच्छे से पढ़े भैया, उन लोग तो लाएगा ही 35 नंबर, 40 नंबर, 40 पे 40 भी लाएगा। तो कम से कम 20 नंबर का टारगेट लेकर के ही चलना है, बस ये माइंडसेट कर लेना है, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन हम करवा देंगे, टेंशन मत लो। 4 चैप्टर से पढ़ाएंगे, उसी से तुम लोग को मार्क्स उतना आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो कल से हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चलेगा, उससे सीरीज को देख लीजिएगा। उसके बाद लेक्चर्स वगैरह चलेगा, तो वहाँ पे एक एक करके सारा कुछ हम समझा देंगे, ठीक है जी। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मोलारिटी। तो मोलारिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी क्वेश्चंस था, जैसे कि हम लोग बोर्ड एग्जाम का जितना टॉपिक्स था, मतलब क्वेश्चंस पूछा आज तक 2024 तक का एग्जाम में, वो सारा कुछ हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो पूरा पूरी फॉलो किसको करता है, एनसीईआरटी बुक को। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आप लोग चले जाओ, आप लोग चले जाओ खाना खा कर, क्योंकि अभी हम जस्ट शुरू करेंगे नॉर्मेलिटी, ठीक है। तब तक आ जाइएगा, जल्दी ही आने के प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका टॉपिक छूटे ना, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में छूट जाएगा, फिर आपको जाकर के परेशानी सहना पड़ेगा, ठीक है जी। जाइए खाना खा लीजिए और तुरंत आ जाइएगा, ठीक है। अब आप सभी का हॉस्टल की बात है, आपको बाद में खाना भी नहीं मिलेगा, चले जाओ, टाइम पे आ जाना लेकिन, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, चले जाओ। हाँ, तो शुरू इधर। कल के वीडियोस में हम लोग पूरा मोलैरिटी को खत्म कर चुके थे, हम लोग जैक बोर्ड को भी खत्म कर चुके थे, जितना पीवाईक्यू था। साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी बुक का भी जितना भी क्वेश्चंस था मोलैरिटी से रिलेटेड, वो सारा कुछ हम लोग हैंडल कर चुके थे, ठीक है, देख चुके थे। उससे रिलेटेड जितना भी था हम लोग को जेई का क्वेश्चंस, फिर नीट का क्वेश्चंस, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं कि आज तक कितना हम लोग को सवाल पूछा गया। और भी सवाल हम लोगों को पूछा गया है मोलैरिटी से, जहाँ पे हम लोग एडवांस का सवाल है, जो कि अभी थोड़ा सा वो लेवल बढ़ा देता है, ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, वैसे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, लेकिन अभी उसका कंसेप्ट को रोक दिए हैं, इसलिए जब तक हम लोग नॉर्मेलिटी को कवर कर लेंगे, उसके बाद एक एक्स्ट्रा लेक्चर चलेगा, जो कि वो बच्चों के लिए रहेगा जो जेई या नीट या फिर सीयूटी को टारगेट कर रहा है, और जो सीखना भी चाहता है उन लोग भी उसे देख सकते हैं। बाकी जिन लोग को सोच लिया कि नहीं हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित रहना, तो उस वीडियो को नहीं देखना है, तो इसलिए तो उसको सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एडवांस वगैरह का जो सवाल था उसको हम वहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग उस तरह से कर दिए थे। तो एनसीईआरटी बुक का जितना भी सवाल था उसे 100% कवर कर लेना, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछेगा वो डायरेक्टली पूछता कहाँ से, तो एनसीईआरटी बुक से। और आप सभी को यहाँ पे दिखा भी दिए थे कि देखो किस प्रकार का सवाल हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है जी। तो हम लोग उस तरह से सारा कुछ कवर कर चुके थे। अब हम लोग फाइनली देखने जा रहे हैं किसका, तो सर नॉर्मेलिटी को। किसको देखने जा रहे हैं, नॉर्मेलिटी को। आज का भी सेशन हम लोग को ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बस 1 घंटा के आसपास ही चलेगा, मतलब 1 घंटा चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा फिर से मुझे काम है। आज मैं पूरा दिन भर पूरा बिजी था, और अभी भी थोड़ा सा बिजी ही रहना है, ठीक है, कुछ काम है। तो आज का सेशन भी ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, 1 घंटा का आसपास ही होगा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो बेफिक्र रहिए, हम लोग नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट तब तक हम लोग समझ जाएंगे। बाकी इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उसे हम लोग कल करेंगे, ठीक है जी। चलो हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, जो कि कितना हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सर हम लोग 9th नंबर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, नॉर्मेलिटी। क्या है, नॉर्मेलिटी। अब देखते हैं हम लोग ये नॉर्मेलिटी आखिर होता क्या है। तो देखो, जैसे मोलैरिटी को समझा था उसी प्रकार से ये नॉर्मेलिटी है। एक तरह से बोलो तो एक तरह से ये मोलैरिटी ही है। क्या है, मोलैरिटी। जैसे कि ये हम लोग को कंटेनर ले लिए, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन बना दिए। क्या बना दिए, सॉल्यूशन। हाँ सर, सॉल्यूशन बना दिए।
अब यहाँ पर देखो हम लोग जैसे मोलैरिटी में क्या क्या देखते थे सर, मोलैरिटी में देखते थे सॉल्यूट और सॉल्यूशन की बात करते थे। ठीक उसी प्रकार से अभी भी हम लोग क्या बात करेंगे, तो अभी हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का। किसका बात करेंगे, सॉल्यूशन का। और किसका बात करेंगे सर, हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट का। किसका बात करेंगे, सॉल्यूट का। जैसे हम लोग मोलैरिटी की बात कर रहे थे कि उसमें हम लोग सॉल्यूट का बात कर रहे थे और सॉल्यूशन का। लेकिन सर सॉल्यूशन को क्या चीज बात कर रहे थे, तो सॉल्यूशन को वॉल्यूम में लेते थे। क्या चीज लेते थे सॉल्यूशन को सर, इसका लेते थे हम लोग वॉल्यूम। हाँ जी, अभी भी हम लोग लेंगे क्या चीज, वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो लेते थे वो किस में लेते थे सर, हम लोग लेते थे इन लीटर में वहां पे। और अभी भी जो नॉर्मेलिटी में लेंगे, अभी भी किस में लेंगे, लीटर में। मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सर जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे कि नीचे लिखते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसी प्रकार से इसमें भी नॉर्मेलिटी में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वो तो नीचे हो गया। अब ऊपर क्या लिखेंगे सर, मतलब कि कैलकुलेट क्या करेंगे, तो हम लोग मोलैरिटी में कैलकुलेट किया करते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है दिया गया सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अभी हम लोग पता करेंगे सॉल्यूट का क्या क्या नंबर ऑफ मोल्स पता करेंगे सर, नहीं। हम लोग जो पता करेंगे वो ग्राम इक्विवेलेंट पता करेंगे। क्या पता करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। वहां पे पता करते थे नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नॉर्मेलिटी की जब बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी में क्या बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। अब समझाएंगे एक करके आखिर ये होता क्या है। लेकिन इतना तो समझ गए हो कि सर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही जैसा का काम करता है। जैसे उसमें भी बात करते थे सॉल्यूशन और सॉल्यूट का, अभी भी बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी में। सॉल्यूशन का उसमें लेते थे वॉल्यूम लीटर में, अभी भी ले रहे हैं वॉल्यूम लीटर में। क्लियर है सर, हाँ क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूट, सॉल्यूट लेते थे मोलैरिटी में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। अभी क्या ले रहे हैं नॉर्मेलिटी में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं, क्या लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। क्या लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो सर ये जो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट को हम लोग यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट हम लोग करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब हम लोग इसको डिफाइन खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म को तुम लोग डिफाइन कर चुका है। मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी कैसे किया था कि सर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन या फिर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको बोलते थे मोलैलिटी। फिर चले थे मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता था, तो सर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे द नंबर ऑफ मोल्स नहीं, अब चेंज हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन या फिर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसी को फाइंड आउट करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मालिटी। तो देखो जैसे वहां पे हम लोग फॉर्मूला लिखते थे वैसा ही अभी भी लिखेंगे, जैसे डेफिनेशन लिखते थे हूबहू वैसा ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखो इसका डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, इसका चार्ज लगा लेते हैं क्योंकि बैटरी लो हो गया है। 1 मिनट जी, तो नहीं तो पता चलेगा लैब क्लास ही रुक गया। चलो, तो हम लोग चल रहे थे क्या, नॉर्मेलिटी। देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो सर डेफिनेशन जैसे हम लोग लिखा करते थे मोलैरिटी का, सेम वैसा ही होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ, यहाँ पे मोल्स लिखा करते थे, अभी बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट is present in is present in is present in कितना में, तो सर वही 1 लीटर, 1 लीटर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी। हाँ सर समझ में आ गया। देखो सारा कुछ तो सेम ही लिखा है, बस थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट खत्म हो गया। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते थे कि इसका रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो यहाँ पर देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि हम लोग मोलैलिटी की बात करते थे उसको स्मॉल लेटर एम, जब मोलैरिटी की बात की तो उसको कैपिटल लेटर एम, तो नॉर्मेलिटी बात करें तो इसका क्या चाहिए, कैपिटल लेटर एन हो जाएगा। तो सर इसका हो जाएगा कैपिटल लेटर एन। कभी भी कैपिटल लेटर एन लिखा है इसका मतलब समझना वो नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है। क्लियर है जी, हाँ सर। अब बात करते हैं इसका क्या चीज, फॉर्मूला की। क्या बात कर लेते हैं, फॉर्मूला।
देख लो फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो सर हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, तो सर ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर ऐसा नहीं लिखोगे डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लो। अच्छा चलो अभी पूरा लिख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या लिखोगे, तो सर नीचे लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लोगे, इन लीटर में। किस में लोगे, इन लीटर में। लो जी, यही है फॉर्मूला तुम्हारा क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी का। एक बार जल्दी से कमेंट करके और मुझे ये बताने की प्रयास करो कि क्या नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन, क्या उसका फॉर्मूला और क्या उसका रिप्रेजेंटेशन समझने में कहीं पर भी किसी तरह से प्रॉब्लम हमें नहीं लगता है कि मोलालिटी समझ गया, नॉर्मली मोलारिटी समझ गया, मोल फ्रैक्शन वगैरह ये सब कुछ समझ गया, तो इससे समझने में कहीं पर भी परेशानी आया होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताइए क्या सारे लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये नॉर्मेलिटी क्या होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या नॉर्मेलिटी का कहानी समझ में आ गया है। और जल्दी से लिखते हुए चलो, ठीक है, ज्यादा समय नहीं देंगे, 2 मिनट का समय है, जल्दी से लिख लीजिए। डेफिनेशन वगैरह उसका यूनिट यूनिट वगैरह अभी बात करेंगे जब उसका फॉर्मूला पूरा अच्छा तरीके से समझ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। क्या इसका डेफिनेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन और क्या इसका फॉर्मूला समझ में आया अभी तक। आगे इसमें और चर्चा करेंगे, बट अभी जितना कुछ लिखाया गया क्या ये सारा कुछ समझ में आ गया है। निधि कुमारी यस सर। और बाकी लोग सभी लोग कमेंट करेंगे क्या ये बातें समझ में आ गई। सागर साहब यस सर, पीयूष डन सर। चलो आई थिंक कि सभी को समझ में आ गया होगा, लिख लिए हो। चलो 1 मिनट का और समय दे देते, लिख लो जल्दी जल्दी। अब हम लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला समझ गए, बस इसी को क्या करना है, ड्राइव करना है। जैसे वहां पर क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहता था तो उसको निकालते थे, वही जैसा अभी हम लोग को क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया है तो इसको कैसे निकालेंगे, आखिर ये होता क्या है, कैसे निकालेंगे, ये सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। अभी हम लोग नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए अभी थोड़ा सा ये पूरा लेक्चर चला जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे पूरा ग्राम इक्विवेलेंट को निकालना। ये चीज सीख जाओगे तब फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। आज मतलब थ्योरी पोर्शन ही खत्म करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाला ज्यादा चीज है, ठीक है। चलो जी, अब तो तुम लोग लिख लिया होगा, चलते हम लोग आगे। अच्छा थोड़ा सा इंक भर लेते हैं क्योंकि ब्लू वाला लग रहा है कि पूरा डीप हो गया है। ऐसा सिचुएशन रहेगा तो पता चलेगा तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है और अपने आंख में थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहे हो, जो कि मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप सभी को थोड़ा सा भी कष्ट हो। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, जिन लोग को नहीं हुआ लिख लो। अच्छा केमिस्ट्री तो हम करवा दे रहे हैं, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स वगैरह उन लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लग जाना, ठीक है। आधा ही घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना। 11th के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। 12th तो कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होगे। अब देखो अगर हमारे साथ टीम अगर जुड़ जाती है, हमारे फ्रेंड लोग तो है बहुत लोग जो बोल रहा है कि फिजिक्स और मैथ और बायोलॉजी ये सारा कुछ पढ़ाने के लिए तो तैयार हो रहे हैं, बट देखते हैं क्योंकि देखो हम तो कोई भी जैसे तैसे टीचर्स को तो तुम लोग के सामने तो नहीं लगा सकते, सबसे पहली बात। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे पसंद आना चाहिए तब तो तुम लोग को पसंद आएगा, ठीक है। तो इसी चलते क्योंकि तुम लोग तो सब में खोजोगे हम ही को कि सर अमित सर जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ाइए, अमित सर जैसे तैयारी करवाते वैसे करवाइए, क्योंकि सब के पास ऐसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे सबसे पहले पसंद आना चाहिए कि मुझे अगर पसंद आ गया, मुझे लग जाएगा हाँ ये बच्चों को सही तरीका से पढ़ा सकता है, सही तरीका से कंटेंट को डिलीवर कर सकता है, हाँ वैसे शिक्षक को हम जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है।
तभी कुछ कुछ फ्रेंड लोग हैं, हालांकि अभी 100% नहीं बोल रहे कंफर्म कि होगा ही सो, ठीक है, बट कोशिश में हम लगे हुए हैं कि जितना जल्द हमारे साथ टीम जुड़ जाए, ठीक है। और जुड़ जाएगा तो उसके बाद एक ही प्लेटफॉर्म में सारा सब्जेक्ट पढ़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी नहीं बोल सकते हैं। इस चलते आप सभी लोग कहीं अगर व्यवस्था है तो वहां पर आप सभी लोग दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अरे तुम लोग चल जाओ ना, खाना खा रहे हो तो। अच्छा, खाना खा के आ गए सर। ओहो, चलो इतना सा बात है। देखो फिर से समझा देते, जो लोग खाना खाने गया था और अभी आ गया उन लोग देखो, नॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे तो नॉर्मेलिटी में कुछ नहीं होता, जैसे मोलैरिटी होता है वैसा ही हम लोग को नॉर्मेलिटी भी होता है, ठीक है। लिखना तुम लोग बाद में थोड़ा सा समझ लो 1 मिनट में, ठीक है। जैसे मोलैरिटी होता है उसी प्रकार से नॉर्मेलिटी भी होता है। क्या होता है, मोलैरिटी में लेते थे सॉल्यूशन और क्या लेते थे, सॉल्यूट। उसी प्रकार से नॉर्मेलिटी में भी ले रहे हैं क्या चीज, सॉल्यूशन और सॉल्यूट। मोलैरिटी में क्या लेते थे, वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। अभी भी ले रहे हैं वॉल्यूम इन लीटर में। हम लोग मोलैरिटी में सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स में बात करते थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नॉर्मेलिटी में। यहाँ पे मोल्स नहीं, हम लोग क्या बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। बस वही चीज डिफिनेशन में लिख लो क्या होगा। तो सर द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अभी जो सॉल्यूट को ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। देखो हु बहु हम लोग को डिफिनेशन किसके जैसा मिल गया, मोलैरिटी के जैसा। फिर वही जैसा मोलैरिटी को डिफाइन मतलब कि रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल लेटर एम से, अभी देखो नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल लेटर एन से। क्लियर है, तो ये भी समझ में आ गया। अब रह गया बात इसका फॉर्मूला, तो नॉर्मेलिटी बराबर जाओगे तो ऊपर जैसे कि मोलैरिटी में क्या लिखता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन अभी मोल्स नहीं, अभी ग्राम इक्विवेलेंट की बात चलता है। तभी लिख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहीं तक बात किए थे, अभी समझ गए हो। आगे चल करके इतना पेज छोड़ दो और तुम लोग बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो जी, चलते हैं हम लोग इसका फिर से हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। देखो जी, अभी तक हम लोग फॉर्मूला को क्या पढ़े, किधर गया इंक सारा कुछ, एक भरते हैं तो एक छोड़ देते हैं, बताओ। चलो, हम लोग देखे सर अभी तक क्या देखे कि नॉर्मेलिटी बराबर हम लोग देखे, नॉर्मेलिटी बराबर तो हम लोग देखे सर ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट, क्या देखे, ग्राम इक्विवेलेंट। देखो ग्राम इक्विवेलेंट को सिर्फ ग्राम और यहाँ पर क्या लिख देंगे, इक्यू, समझ जाना। ये किसका बात कर रहे थे सर, सॉल्यूट का। और नीचे हम लोग को क्या बात कर रहे थे सर, वॉल्यूम की बात कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर में। क्लियर है सर, हाँ क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, ड्राइव कैसे करोगे। अब रह गया बात कि सर नॉर्मेलिटी तो निकालना है, वॉल्यूम तो हम लोग जानते हैं, बट ये सर ये क्या बड़ा बड़ा हम लोग के सामने आ गया कि ग्राम इक्विवेलेंट आखिर होता क्या है। तो चलो हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मूला को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले समझने क्या चीज, ग्राम इक्विवेलेंट। तो समझो क्या होता है, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जो ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ऊपर होता है सर हम लोग को इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है, तो सर ऊपर होता है हम लोग को इक्विवेलेंट वेट। चलो पूरा लिख देते हैं, यहां पर हो जाता है सर, ओ सॉरी, हम लोग को ऊपर हो जाएगा क्या, वेट, जिसका भी बात करोगे, और नीचे उसी का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ये हो गया किसका, ग्राम इक्विवेलेंट का। कभी भी अगर तुम लोग को बोलेगा बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मोल के जैसे लिखता था ना, उसी प्रकार से देखो मोल और ग्राम इक्विवेलेंट एक जैसा है, मतलब एक दूसरे का बस सिमिलर है, बस थोड़ा सा उसमें क्या है, चेंज है, ठीक है। अब चेंज क्या है उसी को हम लोग समझेंगे। तो जैसे हम लोग ये ग्राम इक्विवेलेंट को ट्रीट करो किसके जैसा, तो सर इसको ट्रीट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के जैसा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखता था, ऊपर वेट और नीचे क्या लिखता था, मोलर वेट। लेकिन अभी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट लिखोगे तो उसके लिए ऊपर वेट लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो सर ये वेट का मतलब तो समझ गए कि जो भी वेट दिया रहेगा, जैसे सोडियम का इतना दिया है, NaCl का इतना दिया है, NaOH का इतना दिया है, जो भी दिया रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे कि इतना ग्राम हम लोग को दिया हुआ है। तो नीचे सर इक्विवेलेंट वेट आखिर क्या है, तो चलो अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, इक्विवेलेंट वेट। अगर इक्विवेलेंट वेट अगर समझ जाएंगे तो फिर हम लोग समझ जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट को निकालेंगे कैसे। फिर ग्राम इक्विवेलेंट को निकालोगे तो फिर आसान हो जाएगा हम लोगों को क्या निकालना, नॉर्मेलिटी निकालना। तो चलो हम लोग समझते हैं अब किसके लिए, इक्विवेलेंट वेट को समझना, इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है,
तो सर इसका फॉर्मूला होता है ऊपर मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास, और अपोन में होता है एन फैक्टर। ये एन फैक्टर को ही वैलेंसी के नाम से जानते हैं। समझते जाना आराम आराम से, ठीक है, हर एक चीज बेसिक से समझाते जा रहे हैं और अच्छा से सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद नॉर्मेलिटी भी मजा आ जाएगा। देखो जी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता क्या है। हम लोगों ने ये देखा कि ऊपर होता है सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सर इतना तो हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है। फिर हम लोग को समस्या हो गया कि आखिर ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है क्या, क्योंकि ये वॉल्यूम के बारे में तो हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट आखिर है क्या। तो हम लोग चलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ऊपर वेट और नीचे क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। सर अगर हम लोग निकालना गया ग्राम इक्विवेलेंट, ऊपर लिखा है वेट, इसके बारे में तो जानते हैं सर कि कुछ भी वजन वगैरह दे देगा। अब रह गया बात ये इक्विवेलेंट वेट क्या है सर, तो अब हम लोग को फिर समझना पड़ेगा कि आखिर इक्विवेलेंट वेट होता क्या। तो अब फिर चले हम लोग इक्विवेलेंट वेट को निकालने। तो देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है ऊपर होता है मोलर मास और नीचे क्या होता है एन फैक्टर। ये एन फैक्टर को वैलेंसी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। तो क्या ये समझ गए हो, हाँ सर ये समझ गए। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखो ये मोलर मास, क्या मोलर मास समझ जाते हो, हाँ सर समझ जाते हैं। अब हम लोग को समझना क्या है एन फैक्टर, क्योंकि देखो एक दूसरे से रिलेट कैसे करेगा। सो हम लोग अगर यदि पता चल जाएगा इस एन फैक्टर के बारे में, क्योंकि ये मोलर मास तो जानता ही निकालने के लिए, तो एन फैक्टर अगर पता चल जाएगा तो हम लोग को निकल क्या जाएगा इक्विवेलेंट वेट। और अगर इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा तो यहाँ पे पुट करोगे और वेट तो दिया ही रहेगा, तब निकल जाएगा क्या चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट। और जैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो यहाँ पे बिठा दोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे वॉल्यूम मिलकर के क्या बन जाएगा नॉर्मेलिटी। और हमें निकालना क्या है नॉर्मेलिटी। तो अब सबसे बड़ा जो हम लोगों के बीच में जो समस्या खड़ा हो गया वो खड़ा हो गया कि आखिर ये एन फैक्टर होता क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो है एन फैक्टर। कि सर अगर हम लोग को ये चीज पता चल जाए, अगर ये चीज हमें पता चल जाएगा अगर ये है क्या, तो तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, और ये निकल जाएगा तुरंत बता सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, और ये पता चल जाएगा तुरंत बता देंगे कि नॉर्मेलिटी आखिर क्या होगा। तो चलो अब हम लोग समझने जाते हैं एन फैक्टर के बारे में। अब तुम लोगों को बस थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं कि ये जो एन फैक्टर है इसको बहुत जगह लिखा जाता है वायलेंसी। क्या लिखा जाता है वायलेंसी। अब ये वायलेंसी क्या होता है सर, कैसे हम लोग निकालेंगे, तो थोड़ा सा समझो। अगर मान के चलो कोई भी एलिमेंट आ गया, कभी भी अगर क्वेश्चंस में सिर्फ एलिमेंट की बात कर देगा, कि मान के चलो वहां पे बोल देगा कि सोडियम है, क्या है सोडियम, और सोडियम सिर्फ बोल देगा कि सोडियम वहां पे मेटल है, तो बताओ इसका मोलैरिटी वगैरह क्या है, वेट वगैरह ये सब कुछ भी दे देगा वहां पे फंसा करके। तो कभी भी अगर मान के चलो तुम्हारा ये जो सोडियम है, सोडियम का अगर तुम्हें निकालना पड़े वैलेंसी, तो कैसे निकालोगे, अरे भैया एन फैक्टर के जगह में वैलेंसी जान रहे हो, एन फैक्टर बोलो चाहे वैलेंसी बोलो, तो कभी भी अगर तुम्हारा एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो इसका देखो वैलेंसी क्या होगा। तो सर हम लोग जानते हैं संयोजकता, जो तुम लोग पहले ही क्लास 10 तक निकाल चुके हो अच्छा तरीका से, 11th में भी निकालो कैसे। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते से 2 8 और क्या होता है 1, और ये जो 1 है यही तुम्हारा क्या होता है वैलेंसी कहलाता है। अरे जो संयोजकता जो तुम लोग निकालता था 10th क्लास में हिंदी मीडियम वालों, और जो इंग्लिश मीडियम वाले, जो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो तुम निकालता था वैलेंसी, जिसको बोलता था संयोजकता, तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में निकाल देना। लेकिन सर जब हम लोग को मेटल वगैरह नॉन मेटल वगैरह दिया रहे, मतलब एलिमेंट के फॉर्म में दिया रहे, तब तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसका वैलेंसी क्या है। लेकिन अगर दूसरा कोई कंपाउंड के तौर पर दे देगा तब हम लोग क्या करेंगे सर, जैसे कि मान के चलो NaOH दे दे तब क्या करेंगे सर, सर HCl दे दे तब क्या करेंगे सर, सर अगर मान के चलिए वहां पे दे देगा कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, तब हम लोग उसका कैसे निकालेंगे सर। तो वैसी स्थिति में हम लोग को समझना पड़ेगा एन फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो वो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो अभी तक इतना समझ में आ गया कि सर एन फैक्टर अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो एन फैक्टर कुछ है नहीं, बस उसका वैलेंसी है। और वैलेंसी कैसे निकालता है तुम लोग समझ सकते हो कैसे। अगर तुम लोग को बोल देंगे बता ऑक्सीजन का क्या होगा, तो सर ऑक्सीजन का जाते तो होता है 2 और 6 होता है, इतना ही, मतलब कि हाँ जी 2 और कितना होता है 6। अब यहाँ पे है, और इसका जब संयोजकता निकालने जाता था तो होता क्या था 2 होता था, क्या होता था 2, अरे निकालता था ना। तो हम लोग समझ जाएंगे कि बताओ इसका क्या होगा, अगर ऑक्सीजन है तो इसका क्या होगा, हम लोग को वैलेंसी 2 होगा। इस तरह से अगर तुम्हारे सामने सवाल अगर रख दिया जाए बताओ लिथियम है, क्या है लिथियम, बताओ इसका वैलेंसी कितना होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन करते तो क्या लिखते हो 2 और 1,
तो हम लोग तुरंत साफ साफ बोल देते हैं सर उसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। तो एलिमेंटल फॉर्म में समझ गए सर। अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड के बारे में कि कोई भी अगर गिवन कंपाउंड रहेगा तब उसका कैसे हम लोग निकालेंगे एन फैक्टर या फिर उसका वैलेंसी। तो देखो हम लोग के पास कंपाउंड कितने तरह से देखने को मिलते हैं हमारे जीवन में। तो कभी भी तुम कितना भी कंपाउंड पढ़ लो, मतलब विश्व में पूरा, मतलब पूरा ब्रह्मांड में जितना भी तरह का कंपाउंड है उसमें से सिर्फ 3 एक तरह का क्लासिफिकेशन उसको किया गया। कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया? तो 3 प्रकार का, देखो क्या क्या है। सो हम लोग सर कभी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग को 3 ही चीज होता है, जिसमें से पहला हम लोग को क्या होता है सर, वो होता है एसिड, कि हम लोग को देखने को मिलेगा एसिड के रूप में। सर हम लोग को देखने को मिलेगा वो बेस के तौर पर, या तो फिर सर हम लोग को जो कंपाउंड देखने को मिलेगा वो रहेगा साल्ट के तौर पर। बस यही 3 कंपाउंड हम लोग के जीवन में देखने को मिलता है, इसके अलावा कोई चीज हम लोग को एग्जिस्ट नहीं है जी। ठीक है, मतलब सर हम लोग को एसिड के तौर पर मिलेगा, बेस के तौर पर मिलेगा, और हम लोग को क्या मिलेगा, साल्ट। तो हम लोग को जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड इसी 3 कंपाउंड से मिलकर के बना रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, बेस के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साल्ट के लिए कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा एसिड किसको बोलता है। देखो बच्चों, तुम लोग यहाँ पे पता है 10th क्लास पास कर करके तो आए हो, ऐसा तो हम नहीं मान सकते कि तुम लोग पहला क्लास से डायरेक्टली 12th क्लास को पढ़ने आ गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और तुम लोग अच्छा खासा पढ़ने में भी मेहनत होगा 10th क्लास में, तभी तो तुम साइंस लिए हो। तो हमें पता है कि तुम लोग को थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज होगा ही एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। नहीं पता, चलो फिर से सुनो। जब हम लोग एसिड की बात करते हैं तो एसिड किसको बोलते हैं सर, अम्ल को एसिड बोलते हैं। कोई ऐसा भी जवाब देने वाला है क्या? क्योंकि एक बार मुझे याद आ रहा है कि जब हम वहाँ पे क्लास लिया करते थे ऑफलाइन में, उसमें मेरा सवाल बस यही था कि बताओ एसिड किसको बोलते हैं। एक जवाब, मतलब एक ऐसे उठ करके बोला सर अम्ल को एसिड बोलते हैं। अब बताओ बेस किसको बोलते हैं? सर क्षार को बेस बोलते हैं। ये कोई जवाब हुआ? नहीं जवाब हुआ। अरे ये तो तुच्छ सवाल हो गया, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं यार। जो हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, तुम बोलते रहे उसको हिंदी में। आखिर है एक्चुअल में क्या, उसे तुम्हें समझाना ना कि उसको ट्रांसलेट करके बता दोगे। ऐसा तुम लोग भी बोलने वाला था क्या? ऐसा बोलोगे तो मार खाएगा तुम लोग। ठीक है, तो सर हम लोग देखते हैं एसिड क्या होता है। तो सर हम लोग क्लास 10th में जब हम लोग पढ़ते थे, अच्छा तरीका से हम लोग यहाँ पे सवाल पूछता था। 9th क्लास में, 10th क्लास में, यहाँ से हम लोग डिफाइन कर लिए थे, क्योंकि सर हम लोग पीएच स्केल देखते थे। पीएच स्केल में देखते थे कि 1 से लेकर के 7 तक जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, वहां पे देखते हैं उसको पीएच में, तो उसको बोलते हैं एसिड। और जब हम लोग को क्या हो जाता है, जिसका 7 रह जाता है उसको बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। और जैसे 7 से प्लस चल जाता है 14 तक, उसको बोलते हैं क्या चाहिए, बेस। तो आखिर ये सब होता क्या है? तो सर हम लोग वो पीएच वगैरह इस सब के बेसिस पे जाते थे। छोड़ो, उतना छोड़ दो। हम लोग बहुत ही छोटा सा जवाब से हम लोग समझ जाते थे क्या, कि जो हम लोगों के कंपाउंड के पास H प्लस प्रेजेंट हो, क्या हो, H प्लस, मतलब कोई भी दुनिया का कंपाउंड हो जाए, अगर वो हम लोगों को H प्लस दे पा रहा है तो समझ जाना वो एसिड है। क्या है? एसिड है। और अगर किसी भी कंपाउंड के पास अगर OH माइनस आ जाए तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और साल्ट किसको बोलते हो यार? साल्ट वही एसिड और बेस के मिलने से बाद मिलता है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ आयंस पे टूटे, उसके बाद H प्लस ना रहे और उसके पास OH माइनस भी ना रहे, तो वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, साल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि नमक हो गया, उसमें क्या NH प्लस और Cl माइनस हो गया, ये आयंस में टूटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं वहां पे। लेकिन एक सवाल और सिर्फ H प्लस और OH माइनस के बेसिस पे हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो एसिड बेसिस पे करना है। ठीक है, इस चैप्टर में। अब देखो बहुत लोग बहुत ज्यादा तेज रहता है, जैसे कि टीचर्स अगर पहले से ना बोल दिया जाए और उसको थोड़ा सा भी नॉलेज रहे तो उड़ने लग जाता है स्टूडेंट। बोलता है क्या, हाँ सर अभी क्या बोले कि एसिड सिर्फ और सिर्फ उसको बोलेंगे जिसके पास H प्लस प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है सर। अगर ऐसा प्रेजेंट होगा सर तो बता दीजिए कि AlCl3 क्या है सर, सर BCl3 क्या है सर, तो आ जाएगा मेरे साथ तेज बनने के लिए। तो ऐसा मत सोचो, तुम जितना जानते हो समझ जाना कि तुमसे कितना सीनियर है, और सीनियर है और कितना साल से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे क्या नॉलेज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार मेरा याद आ रहा है इसी तरह से ऑफलाइन क्लासेस में कि हम लोग थोड़ा सा 11th में क्या पढ़ लिया था कि हाँ लेविस एसिड लेविस बेस के बारे में, तो मुझे टोकने लग गया कि सर एसिड तो सिर्फ H प्लस को देख करके जवाब नहीं देते। हाँ यार मुझे भी पता है, तुम कितना तरह के एसिड जानते हो। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देने लग जाए तो तुम सोचते रह जाओगे अच्छा इसको भी एसिड बोलते हैं, अच्छा इसको बेस भी बोलते हैं, ऐसा। लेकिन हम लोगों को जो अभी पढ़ना है, बस जितना पढ़ना है बस उतना ही ध्यान दो। ठीक है, अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, जहां से तुम लोग को बताया जाए, मतलब इक्विलिब्रियम चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हो कि जहां से बताया जाए बताओ
ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस क्या है, लेविस एसिड, लेविस बेस क्या है, ये सारा कुछ अभी तो पढ़ नहीं रहे हो। अभी सिंपल समझो जो हम लोग के लिए यूज है। तो अभी सिर्फ हम लोग जो एसिड को डिफाइन कर रहे हैं, बस सिंपल तुमको बस इतना समझ आना है, हाँ जिसके पास H प्लस मिल जाएगा या फिर वैसा कंपाउंड जो हम लोग को H प्लस दे पाएगा उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद बोलेंगे जिसके पास OH माइनस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो हम लोग को OH माइनस H प्लस कुछ देगा ही नहीं, सिर्फ आयंस में टूटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो ज्यादा तेज मत बनना, बस इतना ही बोल रहे हैं। और तो हमें भी पता है बहुत सारा एग्जाम्पल कि लो जी AlCl3 ये हम लोग को क्या है, एसिड है, जिसको हम लोग एसिड लेविस एसिड बोलते हैं। बहुत लोग बोलेगा सर हम लोग सर ये है NH3 सर, इसमें सर हम लोग क्या बोले, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं बेस। अब बहुत लोग लड़ने लगे सर इसको बेस कैसे बोलेंगे सर, सर इसके पास तो कहीं हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा सर, क्या नहीं दिखाई दे रहा सर, इसके पास तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा OH, और OH माइनस नहीं दिखाई दे रहा, इसको बेस कैसे बोलेंगे। अरे भाई हम लोग एक अलग तरीका से बेस भी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग को सिर्फ H प्लस और OH माइनस के बेसिस पे एसिड को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते हैं ना इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो वहाँ पे डिटेल में बताया जाता है। तो अभी ये सब के चक्कर में माथा मारी मत लो, ठीक है। ये लेविस वेस और ब्रोंस्टेड वगैरह अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी सिंपल बस इतना जान लो जितना तुम लोग बचपन में जानते आ रहा था, बस उतना ही का काम है। हम लोग एसिड को क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि जिसके पास हम लोग को क्या मिले, H प्लस मिले। और बेस किसको बोलते हैं सर, जिसके पास हम लोग को क्या मिले, OH माइनस। और साल्ट किसको बोलेंगे, जो सर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या टूटे, आयंस में डिसोसिएट हो। बस इतना ही समझ जाना, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखोगे एग्जाम्पल में HCl, तो इसके पास क्या है, H प्लस मिल जाएगा। इसके पास देखोगे क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयंस में देखोगे ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हम लोग को NaCl। ये सारा कुछ इसका एग्जाम्पल हो गया जी, ठीक है। तो अब हम लोगों को समझना क्या है, हम लोग सर निकालने तो जा रहे थे एन फैक्टर, तो एन फैक्टर हम लोग देखने जा रहे थे, तो किसी कंपाउंड का निकालना है। किसी कंपाउंड का तो सर हम लोग समझे कि कंपाउंड 3 तरह का पढ़ना है। कौन कौन, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, और तीसरा क्या होता है, साल्ट। तो हम लोग एक एक करके सभी चीजों को वर्णन करेंगे कि आखिर एसिड के लिए कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, बेस के लिए कैसे निकालेंगे, और साल्ट के लिए कैसे निकालेंगे। एक बार पुनः इसको लिख लो और एक बार जल्दी से कमेंट कर देना कि हाँ सर इतना चीज हम लोग सीख चुके हैं, इसका फॉर्मूला ये सब कुछ लिख लिया, तो आगे बढ़िए सर, बस ये कमेंट कर दो कि हाँ सर इतना क्लियर है, आगे बढ़िए। अगर इतना कर दोगे तो हम आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और एक एक करके एसिड का बताएंगे, बेस का बताएंगे, फिर साल्ट का बताएंगे। जल्दी से कमेंट कर दो, क्या अभी तक समझ में आ गया है? नॉर्मेलिटी किसको बोलते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, वो सारा कुछ समझ में आ गया। नॉर्मेलिटी में एक टर्म्स आया ग्राम इक्विवेलेंट, उसको कैसे निकालेंगे। फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के समय हम लोग को इक्विवेलेंट वेट का एक टर्म्स आया, जिसको कैसे निकालेंगे उसके लिए फिर फॉर्मूला देखे, तो वहां समझ में आया कि मोलर मास अपॉन में क्या होता है, एन फैक्टर। तो हम लोग को समझना था एन फैक्टर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो एन फैक्टर होता क्या, बस वैलेंसी होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में रहता है तो उसका वैलेंसी हम लोग जानते हैं बचपन से, लेकिन कोई कंपाउंड का निकालना है तब उसके लिए कैसे निकालेंगे, उसी को निकालने के लिए हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं, कोई कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड 3 तरह का होता है, एसिड बेस साल्ट। तो हम लोग तीनों को एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग निकाल पाएंगे एन फैक्टर। हाँ सर क्लियर हो गया है, यस सर यस सर यस सर क्लियर है। चलो अगर क्लियर है और लिख लिए हो तो चलते हैं हम लोग एक एक करके मिटाने के बाद, ठीक है। चलो जी, हम लोग समझते हैं सबसे पहले एसिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, एसिड के बारे में, फिर चलेंगे हम लोग बेस के बारे में, फिर चलेंगे साल्ट के बारे में। देख लो, हेडिंग डालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, तुम लोग भी डालते जाना, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं देते तुम लोग, तो कुछ और ही समझ लोगे, और वैलेंसी। कैसे निकालेंगे, चलो हम लोग चलने जा रहे हैं पहला नंबर के लिए। पहला नंबर किसके लिए निकालने जा रहे हैं, तो फोर एसिड। अब देखो एन फैक्टर क्या लिखोगे, तो यहां से देखो हम इंग्लिश यूज करेंगे। इंग्लिश का मतलब बोल लिखा रहेगा हिंदी में, लेकिन मतलब पढ़ाएगा हिंदी में लेकिन लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। देखो यहां पर जो लिखा रहे बस इतना ही लिखते जाना, जो H प्लस फर्निश्ड करेगा, बस इतना ही लिख लो, और क्या। अब ये फर्निश्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डोनेट।
बस, ठीक है। एसिड किसको, मतलब एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सर जो H प्लस फर्निश करेगा, रुक जाओ, लिख लिया है का, लिख लिया होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, अच्छे से लिख देते हैं, क्योंकि बोलने से तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, बाद में तुम लोग क्या करेगा, इसी को देखोगे नोट्स में और तुम लोग बार बार कंफ्यूज रहोगे। जितना H प्लस फर्निश्ड करेगा उतना ही उसका एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर होगा, ठीक है। और यही फर्निश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं डोनेट, ठीक है। मतलब वो जो भी कंपाउंड की बात करेंगे, वो कंपाउंड जितना H प्लस हम लोग को डोनेट करेगा या फिर जितना H प्लस फर्निश करेगा, उतना ही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर होगा, मतलब उसी का संख्या, मतलब जो मान के चलो 2 H प्लस हम लोग को डोनेट किया या फिर 2 H प्लस हम लोग को फर्निश किया, ठीक है, तो उतना ही संख्या, अगर 2 H प्लस दे रहा है मतलब उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, अगर 3 कर रहा है तो 3, 4 कर रहा है तो 4 एन फैक्टर हो जाएगा उसका, ठीक है। अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल समझो, बहुत ही आसान है एन फैक्टर को समझना, जिस तरह से समझा रहे इस मेथड से अगर समझते जाओगे तो कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होगा। देखो जी, हम लोग चल रहे पहला HCl, अब देखो ये तोड़ोगे, ये जैसे डिसोसिएट करोगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा, ये बनेगा सर H प्लस और क्या बनेगा, Cl माइनस। देखो HCl को तोड़ते तो H प्लस और Cl माइनस, बताओ कितना H प्लस दिया, एक, अगर हम लोगों के पास एक H प्लस प्रेजेंट है, यहाँ पर कितना है, एक H प्लस, तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे क्या चीज, इसका जो एन फैक्टर होगा, क्या होगा, एन फैक्टर को एन एफ से दिखा रहे, ठीक है, तो एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, किसके लिए सर, HCl के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, मतलब जितना H प्लस की संख्या है उतना ही हम लोग उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे कि H2SO4, क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ सर एसिड तो है, क्योंकि इसको भी डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस हम लोग को फर्निश करेगा। देखते हैं ये कैसे टूटता है, सर ये टूटता है हम लोग को H प्लस और क्या टूटता है, SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 H प्लस टूटता है, ठीक है। अब देखो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे देख रहे हैं H2SO4 को तोड़ते हैं तो 2 H प्लस हम लोग को देता है, और 2 H प्लस दे रहा है, यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब सर इसके लिए अगर चलेंगे हम लोग एन फैक्टर निकालने, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इस बात को तुम लोग समझ चुके हो, अगर इस बात को तुम लोग समझ चुके हो, तो चलो मुझे बता दो तुम लोग इसका एग्जाम्पल बताओगे किसका, सर HNO3, बता इसका क्या बताओगे तुम लोग एन फैक्टर, जल्दी से कमेंट कर दो, क्या होगा इसका एन फैक्टर, क्या होना चाहिए जी इसका एन फैक्टर, कोई एक दूसरे का देख करके कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बगल वाला ही आपसे कमजोर व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। सागर अभी तो नहीं बोल सकते हैं दोस्त, कि अभी इसी चलते बोल रहे हैं ना, कि अभी जब तक हमारी टीम नहीं बन जाती है तब तक अभी कोई यहाँ पे उम्मीद नहीं रखना, जब तक कि हम यहाँ पे अनाउंस नहीं कर देते हैं ऑफिशियली आ करके हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हो गए हैं, तो आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, तब तक आप इस बात को विश्वास में नहीं रखिएगा और ये मान के नहीं चलिएगा कि आगे आपका ये सारा कुछ का तैयारी करवाया जाएगा, तो ठीक है। अभी फिलहाल आप सभी को सिर्फ केमिस्ट्री चल रहा है, बाद में अगर ऐसा कोई कुछ होता है तो आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर काश इसमें हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता, चाहे आप जितना भी पैसा ले लीजिए, लेकिन हर सब्जेक्ट का एक ही जगह का पढ़ाई होता है तो मुझे बहुत अच्छा होता है, सुविधा होता है। बट मैं भी इसी चीज का प्रयास कर रहा हूँ कि जितना जल्द हमारे साथ कोई टीम जुड़ जाए तो अच्छा होगा। बशर्ते यही है ना कि हमारे पास तो बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट हैं टीचर्स के, बट जिस गोल के साथ, जिस एम के साथ, जिस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इस विजन के साथ उन लोग नहीं जुड़ना चाहता, उन लोग सोचता है ये सब तो फालतू काम है, मतलब कोई चाहता ही नहीं कि कम से कम फी में आकर के पढ़ाना, ठीक है। और ऐसा कोई चाहता नहीं है कि मेरे से जिम्मेवारी रख लेना कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहा है तो उन लोग का पूरा फ्यूचर पे कमांड रखना, ऐसा कोई सोचता नहीं, उन लोग का एक ही मोटिव होता है, भैया हम पढ़ा करके सिलेबस खत्म करके छोड़ देंगे,
बाकी क्या हुआ कि नहीं हुआ बात खत्म। मतलब तुम्हारा करियर बनेगा नहीं बनेगा, तुम्हारे उस लेवल तक कंटेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इससे उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो वैसा टीचर हम रख के क्या कर लेंगे, और वैसा टीचर से तुम पढ़ के ही क्या कर लोगे। इसी चलते नहीं बाबा नहीं, जिस विजन से हम जुड़े हैं और जिस विजन से हम आगे चल करके काम करना चाहते हैं, अगर उस विजन से टीचर्स नहीं जुड़ेगा तब तक हम किसी को पढ़ाने का मौका ही नहीं दे सकते हैं, समझे। ताकि तुम लोग को कभी भी इस चीज का मतलब आभास ना हो कि सर अमित सर के चलते आए थे यहाँ पर, अमित सर के भरोसे ही यहाँ पर इन सभी टीचर से पढ़ रहे थे, पता चल रहा है कि यहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं भाई नहीं, हम अपने ऊपर कोई भी किसी तरह का दाग हम नहीं रखना चाहते ना लगाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जितना भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं हर किसी का बस इतना ही माइंड में रहता है कि अमित सर के साथ हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमें किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम में क्या होगा कि नहीं होगा, बस आंख बंद करके सर के ऊपर भरोसा रख लेना है, सर जिस तरह से बोलते जाएंगे उस तरह से करते जाना, बस इतना ही उन लोग मान के चलता है। तो अगर कल को हम किसी टीचर्स के ऊपर बोल देंगे लो इससे पढ़ो, तो वो भी उसके ऊपर पूरा ब्लाइंडली बिलीव कर देगा, इसलिए क्योंकि हम बोले हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। हाँ हम बोलेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे तब जब उस प्रकार के टीचर्स आ जाएंगे तब, ठीक है। तो हमारे पास है कुछ कुछ दोस्त जो बीटेक कर रहे हैं, बट देखो जितना जल्द उन लोग को सेमेस्टर वगैरह खत्म हो जाता है तो उन लोग को कुछ वीडियोस आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि आप सभी उसे पढ़ करके थोड़ा सा जज करो कि हाँ सच में समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, सो ठीक है। उसके बाद ही, क्योंकि वो जितने भी हमारे फ्रेंड रहेंगे उन लोग जेई नीट ये सारा लेवल का कंटेंट आप सभी को डिलीवर करेगा, और हम जब भी क्लासेस को लेंगे तो उस लेवल का जो पढ़ाएगा वही सबको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसी चलते अभी कुछ दिन अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप सभी को केमिस्ट्री यहाँ पे सहयोग किया जाएगा, बाद बाकी अभी नहीं बताया जा सकता क्या होगा कि नहीं होगा, सो ठीक है। तो इसी चलते देख लीजिए कहीं पे अगर आप सभी को सुविधा हो रहा है तो वहां पे पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरे भरोसे बैठे हुए मत रहिएगा, ठीक है, अमित सर यहाँ पे करवा देंगे। हम यहाँ पे केमिस्ट्री का ही सिर्फ जिम्मेवारी लिए हैं और इसको हम पूरा 100% करके ही रहेंगे, ठीक है। हाँ आगे चल करके कोई जुड़ जाता है, कुछ वैसा हो जाता है सुविधा, तो उसका अलग बात है, ठीक है। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। देख लो जीता HNO3 इसको कैसे तोड़ा होगा सर, यहाँ पे तोड़े होंगे H प्लस और हम लोग क्या तोड़े होंगे NO3 माइनस। तो सर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला क्या कि यहाँ पे सर H प्लस कितना देखने को मिल रहा है, एक एगो संख्या, तो इसमें भी बोलेंगे कि HNO3 का N फैक्टर कितना हो जाएगा 1। अरे वाह सभी का कमेंट 1 आया था, मतलब तुम लोग तेज हो गए। आओ एक और एग्जाम्पल देते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करना अब तुम लोग, ठीक है। हम दे देते हैं यहाँ पर H3PO4, चलो आप बता दो इसका क्या होगा एन फैक्टर, जल्दी से कमेंट कर दो, सभी का कमेंट आना चाहिए, इसका एन फैक्टर कितना होगा। सभी का कमेंट आना चाहिए, इसका एन फैक्टर कितना होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा H3PO4 का। बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन, सबका कमेंट क्या आया 3। मतलब सर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3H प्लस प्लस ये हो जाएगा सर PO4 3 माइनस सर। तो जैसे इसको तोड़े ना सर तो यहां से हम लोग को एक चीज समझ में आया, क्या समझ में आया कि सर इसका जो संख्या देख रहे H प्लस का तो 3 आया, इसका मतलब सर एन फैक्टर की संख्या भी कितना हो जाएगा 3 होगा। लो जी तुम लोग निकालना सीख गया, सोच रहा था क्या है ये एन फैक्टर। अब चलो फिर से 5th नंबर, अगर यदि तुम लोग को दे दे H3PO3, अब बता इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका भी जवाब दे दो तुम लोग जल्दी से, जल्दी 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 इसका कमेंट दे देना स्टार्ट कर दो तुम लोग, क्या होगा इसका एन फैक्टर। H3PO3 इसका क्या होगा एन फैक्टर। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, सभी का कमेंट बस यही है कि सर यहाँ पर लिख लीजिए 3H प्लस और प्लस PO3 माइनस ऐसा सर। बट अच्छा बात बस यही है ना दोस्त कि आप सभी लोग गलत हो, ठीक है। देखने का कुछ और, मतलब हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ ये इसका एग्जाम्पल है। अब होता क्या है कि जब आप सभी लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े होगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को पढ़े होगे, तो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना समझते हैं, स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं सीखते हैं,
नहीं जानते हो, जब सेशन होगा केमिकल बॉन्डिंग उस समय भी सिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग होता क्या है कि सभी का स्ट्रक्चर्स बना करके देखो। अगर हम लोग H3PO4 की बात करेंगे तो H3PO4 का स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो लोग थोड़ा मोड़ा भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो लोग को समझ में आ रहा होगा। और जब हम लोग H3PO3 का बात करेंगे तो ये हम लोग को इस प्रकार से बनेगा। देख लो जी, ये हम लोग को किसका एग्जांपल है, ये है सर हम लोग को H3PO4 का, और ये किसका है H3PO3 का। देख लो हाइड्रोजन 3 गो, 1 2 3, ऑक्सीजन 4 गो, 1 2 3 4, फास्फोरस एगो तो एक एक है। इसमें देखो हाइड्रोजन 3 गो, 1 2 3, ऑक्सीजन 3 गो, 1 2 3, फास्फोरस एगो। और सभी का वैलेंसी भी चेक करके देख लो कि मतलब सर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, एक। सारा कुछ परफेक्ट है, ठीक है। अब कैसे बनता है स्ट्रक्चर, ये सवाल मत बोलना, ठीक है। स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में फिर से पढ़ लेंगे रिवाइज करने समय, तो उस समय भी तुम लोग सीख जाओगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसका बात ही मत करना, ठीक है। चलो, जितना लोग का भी कमेंट 3 आया है, 3 इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग को होता क्या है, जब भी हम लोग को H+ किसी भी कंपाउंड से रिमूव होता है, एक बात हमेशा याद रख लेना, एक बात हमेशा जीवन में याद रख लेना कि कहीं भी अगर आप सभी का वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो समझिएगा कि ऑक्सीजन के साथ जब जब हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो सिर्फ वही हाइड्रोजन आपका क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। मतलब ये दोनों के स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन अगर ये इस कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन रिमूव करना है तो एक बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो हमेशा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है वही रिमूव हो पाता है। उसके लिए हम लोग को जो आयोनाइजेशन एनर्जी बोल लो या फिर डिसोसिएशन एनर्जी बोल लो, तो उतना एनर्जी हम लोग को क्या होता है, कम होता है। मतलब उसको बॉन्ड को तोड़ने में हम लोग को क्या होता है, आसान हो जाता है, तो वो जल्दी ही टूट जाता है। लेकिन जो सेंट्रल मेटल मतलब सेंट्रल एटम से डायरेक्टली हम लोग को हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, जैसे इस हाइड्रोजन की बात कर ले, ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, फास्फोरस के साथ, मतलब सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उस बॉन्ड को तोड़ना इम्पॉसिबल होता है। अगर तोड़ोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जल्दी हम लोग को रिमूव नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाएगा मतलब यहाँ से H+ ये टूट ही नहीं पाता। तो H+ कहां से निकलता है, वही H+ निकलता है जिसके पास ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन किया हुआ है। जैसे इसमें देख रहे हैं तो देखो तीनों का तीनों हाइड्रोजन, देखो इस कंपाउंड में हम लोग को 3 हाइड्रोजन था और तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो हाँ, इसके पास जो हम लोग को क्या है, उसको हम लोग डिसोसिएट करना चाहते हैं तो वो डिसोसिएट जल्दी हो जाता है। इसका मतलब इस कंपाउंड से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो तीनों का तीनों हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसी चलते इसका एन फैक्टर हम लोग को क्या होता था, 3 होता था। लेकिन वही जब बात करते हैं हम लोग H3PO4 का, H3PO3 का स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगता है और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली हम लोग को किसके साथ जुड़ा रहता है, फास्फोरस के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ से सिर्फ यही दोनों हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, डिसोसिएट होकर के H+ के तौर पर निकल सकते हैं। अब इसको तोड़ने जाओगे तो ये कभी टूटेगा नहीं, टूटेगा भैया तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चलते हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो एक H+ जो एक्स्ट्रा जो निकाल रहे थे वो H+ नहीं निकलता है। तो इसी चलते हम लोग क्या करते थे, इस हाइड्रोजन की संख्या देख करके डायरेक्ट बता देते थे कि इसके पास H+ इतना मिलेगा। ऐसा गलती नहीं करना है एसिड के समय में, ठीक है। तो इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद पता चलता है कि अच्छा कौन हम लोग ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वो हम लोग को क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो, अगर इतना भी तुम लोग नहीं समझ आया, चलो इतना तो समझ ही गया होगा, ठीक है। और नहीं भी अगर थोड़ा सा भी अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो बस तुम लोग इतना याद रख लेना कि इसमें बस बगल में जाकर के एक्सेप्शनल लिख लेना बस। क्या कि तुम लोग बहुत जब से साइंस लिया है ना तब से बस यही बतिया सुन रहा है कि जहां पर कुछ नहीं समझ में आता बस समझ जाना वो एक्सेप्शनल है, इसमें बस ये चीज याद कर लेना, बस इतना समझ लो। हालांकि समझाने का पूरा समझा दिए, ठीक है। देखो तो कभी भी चलोगे इसका H3PO3 का, तो ये हम लोग को किस में टूटता है, तो ये 2 गो H+ में टूटता है और ये बनता है HPO3 2- इसमें टूटता है जी, ठीक है। तो इसका जब हम लोग बात करते हैं एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिलता है, क्योंकि 2 ही H+ हम लोग को निकलता है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसी को आप सभी को क्या कर लेना है, सिर्फ रिमेंबर कर लेना है कि देख करके डायरेक्टली अंदाजी मत मार देना हाइड्रोजन देख करके, ठीक है। तो इसमें से एक हम लोग का अभी अभी जो आप सभी को ज्यादा यूज होगा ना उसमें के लिए हम लोग को सिर्फ यही सिर्फ एक पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाने का तो और बहुत सारा कुछ हम लोग को है जहाँ पे हम लोग को एक्सेप्शनल के तौर पर देखने को मिलता है, जिसको स्ट्रक्चर्स
उसके बेसिस पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन आप सभी को टेंशन नहीं लेना, सिर्फ ये सारा कुछ देख करके बता दिया, उसमें से अगर ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में कहीं H3PO3 तो नहीं है। देखो H3PO4 है तब भैया 3H+ है, अगर H3PO3 है तो भैया समझ जाना कि वहां पे हम लोगों को क्या होगा, H+2 ही होगा। क्या होगा, H+2। तो ये वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसको हमेशा के लिए याद रख लेना। और ये एक्सेप्शनल है नहीं, इसका कंसेप्ट है, और कंसेप्ट हम बताए थे जो कि तुम लोग को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, हमें नहीं पता। तो नहीं पता तो भैया डायरेक्टली बस इतना लिख लेना एक्सेप्शनल, और ये चीज तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया H3PO3 की बात होगा तो मतलब समझ जाना 3 को हाइड्रोजन देख करके 3 को नहीं बताना है, ये हम लोग को झूठ मूठ के फंसा देगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल है, 3 को भले था, 3 को निकलता नहीं, कितना निकलता है, 2, खत्म। इतना सीख लेना। ठीक है, एक बार लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लो, जितना कुछ अभी तक लिखाया गया है वो सारा कुछ लिख लो। अगर किसी को स्ट्रक्चर छापना होगा तो एक बार छाप भी लेना, और नहीं तो बोलोगे सर तो मिटा दिए। ये किसका है, H3PO4 का। और इसका देखने जाओगे तो ये किसका है, H3PO3 का है। लिख लो, लिख लो। लिखा हुआ हो जाएगा तो एक बार कमेंट कर देना कि हाँ सर हो गया। सो हाँ पीयूष, तुम्हारा मैसेज देख रहे हैं, और अगला आदमी को भी कमेंट करने दो। कम से कम 2-3 स्टूडेंट जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाते पढ़ाते ही लिख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हाँ सर बोलेंगे ना लिखने तब ना लिखेंगे। ठीक है, इस चलते कम से कम एटलीस्ट 2-3 का कमेंट आना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बेहतरीन, सबका कमेंट आ रहा है। चलो सबका हो गया, आगे बढ़ते हैं। मतलब एसिड के बारे में तो समझ में आ गया। अच्छा कभी भी तुम लोग को जीवन में बोल देगा बताओ एसिड का एन फैक्टर कितना होगा, आंख बंद करके तुम लोग जवाब दे दोगे ना, हाँ सर बिल्कुल जवाब दे देंगे। क्या था एन फैक्टर, कुछ नहीं था सर, आराम से हम लोग बता दिए कि जितना वो H+ देगा भैया वही हम लोग बोलेंगे एसिड के लिए क्या होगा, एन फैक्टर। खत्म, खत्म मतलब खत्म। चलो एसिड का औकात हम लोग दिखा दिए। अगर एसिड का औकात तुम लोग दिखा दिए हो तो चलते हैं हम लोग किसके लिए, बेस के लिए। किसके लिए चलते हैं, बेस के लिए। सेकेंड नंबर 4 किसके लिए, बेस के लिए। जब हम लोग बेस के लिए चलेंगे तो इसमें देखो क्या होगा, कुछ नहीं सर, यहां पर जब हम लोग बात करते थे H+ का, अभी क्या बात कर देंगे, OH- का, कि जितना OH- फर्निश या डोनेट करेगा उतना ही उसका एन फैक्टर होगा। खत्म कहानी। चलो अब इसका एग्जांपल की बात कर लेते हैं, लिखते हुए चलना साथ साथ। अब तुम लोग समझ गए, एसिड के लिए समझ गया, तब इसका भी गर्दा उड़ा देगा तुम लोग, देखो धमाल मचा देगा। बेस का तो कुछ है ही नहीं, बेस का बस एसिड को जैसे देख देख करके बताता था ना हुलिया, वैसे एसिड में तो फंस जाता था कहीं कहीं एक्सेप्शनल में, कि सर हाइड्रोजन देख करके नहीं बता सकते, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेस के कंडीशन में कोई टेंशन नहीं, जितना तुम्हारा OH दिख गया बस उतना ही हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला से ही तुम बता सकते हो, उसके लिए कभी तुमको तोड़ने उड़ने की जरूरत भी नहीं। कैसे, देखो हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर की बात। सर फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो ये हम लोग को बेस NaOH, इसमें देखते हैं तो ये टूटता है किसमें सर, Na+ और प्लस OH- में। अब बताओ इसमें कितना OH- टूटा, तो सर यहाँ पर देख रहे हैं OH- की संख्या 1 है, तो इसका मतलब सर एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, NaOH का 1 हो जाएगा सर। क्लियर। अगर इस बात को तुम लोग समझ चुके हो तो बताओ मुझे कमेंट करके इसका जवाब देना। ठीक है, कि बताओ MgOH का होल 2, बता इसका एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी से। MgOH का होल 2, बता इसका क्या होगा एन फैक्टर। 2, 2, 2, 2, बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन। सभी का जवाब आ चुका है। क्या है सर, 2। अब किसी को नहीं समझ में आया तो देख लो क्या है। सो बहुत बार हम तुम लोग को बोले ना कि देखो एसिड में झंझट था,
कि जो H प्लस दिख मतलब हाइड्रोजन जितना संख्या दिख रहा था सर उतना H प्लस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन बेस का कंडीशन में कोई टेंशन नहीं है। जितना OH दिख गया तुम्हारा फॉर्मूला में बस उतना ही तुम्हारा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सर OH कितना है, 2 होगा, मतलब इसका एन फैक्टर भी 2 ही होगा। कैसे देख लो, तोड़ करके भी देख लो, वही निकलेगा। सर मैग्नीशियम टूटेगा किसमें, Mg2 प्लस में, प्लस सर OH टूटता है हम लोग को OH माइनस में, लेकिन सर यहाँ पे 2 है, इसी चलते यहाँ पर क्या लिखोगे 2। अब देख लो भैया तुम लोग सामने से, अब बताओ इसमें कितना तुम्हें दिखाई दे रहा है सर, 2 गो OH माइनस, तो लो साफ साफ लिख लो कि इसका सर एन फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2। मतलब सर सिंपल है, हम लोग इतना काहल तोड़ने जाएंगे, खाली देखेंगे यहाँ पर तुरंत हम लोग जवाब दे देंगे। जैसे अगर तुम लोग को अब जवाब देने के लिए बोल देंगे बताओ ये तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर का क्या, कि अगर यदि मान के चलो तुम्हारे पास दे देंगे AlOH का होल 3, पता इसका क्या होगा सर, कितना दिख रहा है, 3 गो, 3 गो है, तो बताओ, कुछ नहीं करेंगे सर, हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि एन फैक्टर जो इसका होगा, एन फैक्टर वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आराम से फॉर्मूला से ही देख करके बता दिया। और जिसको लगता है कि नहीं सर इसको तोड़ के बताइए, देख लो, इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, बताओ OH माइनस की संख्या कितना आ गया, 3। तो बस समझ में आ गया होगा तुम लोग को, हाँ सर समझ में आ गया होगा। तो इसका और एग्जाम्पल देने से कोई फायदा नहीं, तुम लोग तो समझ ही गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किसके लिए, साल्ट का। अच्छा एक बार तुम लोग कमेंट करके बता दो, क्या बेस क्लियर है, क्या बेस क्लियर है, क्या बेस के लिए तुम लोग जवाब दे दोगे, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, हाँ सर कंप्लीट है इसका। क्या बेस का जवाब दे दोगे, तब हम लोग चलते हैं साल्ट का, जो कि बहुत आसान है वो भी। यस सर यस सर यस सर। चलो अगर तुम लोग समझ चुके हो बेस के लिए, तो चलते हैं हम लोग साल्ट के लिए, इसको इसी में इसको भी लपट देते हैं, मजा आ जाएगा। देखो हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर, तीसरा नंबर किसके लिए चल रहे हैं, फोर साल्ट। अब देखो साल्ट कैसे होता है, साल्ट के लिए सर कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितना कटायन के ऊपर, जितना कटायन के पास, कटायन के पास टोटल चार्ज, टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, उतना ही एन फैक्टर होगा। मतलब जितना कटायन के पास क्या होगा, टोटल चार्ज होगा, उतना ही क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा। क्लियर है। देखो अब तुम लोग को समझाते हैं। जैसे देखो अब साल्ट का एग्जांपल, तो देखो साल्ट का एग्जांपल होता है NaCl, इसको बोलते हैं साल्ट। अब इसको तोड़ लो तो ये टूटेगा किसमें, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो हम लोगों को क्या करें, देखो अनायन के बेसिस पे भी निकाल सकता है कि अनायन का टोटल चार्ज कितना है, लेकिन जब अनायन का देखने जाओगे तो तुम लोग फंसने लग जाओगे, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। इसी चलते हम लोग हमेशा देखते हैं कि इसका कटायन का देखते हैं। देखो कितना आसान हो जाएगा सर, यहाँ पे देख रहे हैं कटायन, कटायन के ऊपर टोटल चार्ज कितना दिख रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ +1 है, इधर से कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं है। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 रहता तो एक सोडियम के ऊपर +1, तो 2 सोडियम का कितना हो जाएगा सर, 2 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज 2 हो जाता। तो वैसे स्थिति में बोलते हैं एन फैक्टर कितना हो जाता, 2 हो जाता, लेकिन अभी तो 2 है नहीं, सिंपल कितना है, 1। तो सर एक सोडियम है, सोडियम के ऊपर कितना है, एक ही चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव, मतलब कहने मतलब उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो सर हम लोग साफ साफ बोल देंगे इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 1। इसी चलते सर NaCl का एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। आई थिंक कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लो इसका जवाब दे दो। हाँ किसका दे दे सर, कुछ भी दे दीजिए ना। लो इसका ले लो, CaCO3, इसका बताओ तो क्या होगा, एन फैक्टर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट आना चाहिए इसका, बताओ तो इसका क्या होगा सर, इसका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा एन फैक्टर, जल्दी से बता दो। सभी का कहना है 111, नहीं 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 नहीं, तुम लोग गलत हो, तुम लोग गलत हो, तुम लोग गलत हो। कैसे गलत हो, तुम लोग पीरियोडिक टेबल देखा होगा, अरे उतना छोड़ दो भाई, वाह तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 10 तक, 20 तक कम से कम एलिमेंट का नाम पता है ना, 20 तक। कैल्शियम, अरे 20 में आता है कैल्शियम, सबका तुम लोग निकाला है ना संयोजकता, वैलेंसी। तो बताओ कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है,
एक होता है, मतलब कैल्शियम के ऊपर +1 होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 होता है पगलेन। सर सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, इसी चलते इसका क्या होता है, +1 होता है सर। मैग्नीशियम का +2 होता है सर, मतलब कि उसका वैलेंसी देखेंगे तो +2 होता है, इसी चलते इसके ऊपर चार्ज भी कितना होता है, +2। अरे बुड़बक साहब, यहाँ पे दिख रहा है कैल्शियम, और उतना नहीं समझ में आता। तुम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। सर फर्स्ट ग्रुप में हम लोग को होता है हाइड्रोजन, फिर नीचे चलते हैं सर लिथियम, फिर देखते हैं सर सोडियम, फिर सर पोटेशियम, इस तरह से चलते चलते हो। मतलब सर इन लोग जितना भी है ना, इन लोग के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। सेकंड नंबर में सर यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्या चीज, सर यहाँ पे चलते हैं लिथियम के बाद बरेलियम चलेंगे सर, फिर यहाँ चलते हैं सर मैग्नीशियम, फिर चलते हैं सर हम लोग कैल्शियम। तो सर ये सब जितना भी दिखाई देता है, इन लोग के ऊपर कितना होता है, +2 चार्ज होता है। अरे बुड़बाग, तो कम से कम इतना तो तुम लोग पढ़ा होगा रे, हैं? इतना भी तुम लोग तो मिस्टेक नहीं करता होगा। तो सर इसलिए जब हम लोग चलेंगे ना, तो ये टूटेगा किस में, तो सर ये टूटेगा हम लोग को कैल्शियम के ऊपर +2, मतलब Ca2+, तो इसके पास +2, तो इसके पास कहाँ चल जाएगा, -2 चल जाएगा। तो ये हो जाएगा सर CO3 2-। अब देखो झंझट हो जाता है कि सर अनायन वाला पता नहीं चल पाता है। तुमको मेटल वाला तो समझ में आएगा ना, क्योंकि साल्ट वही बनाता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो कम से कम मेटल का तो तुम्हें पता ही है कि उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। ज्यादा तो क्या हो सकता है, +1 +2 +3, अगर ज्यादा कुछ होता है नहीं होता है सर। तो आराम से तुम लोग को पता चल ही जाता है। समझ में आया तुम लोग को बात, हाँ सर समझ में आ गया। अगर सारा कुछ समझ में आ गया तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना होता, 1 होता। अरे नहीं पगलेन, इसका क्या होता, +2 होता सर। इसका क्या होता, +2। तो सर इसका एन फैक्टर हो जाएगा +2। अरे +2 तो इसका टोटल चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। लो जी, आई थिंक कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जिसको जिसको समझ में नहीं आया होगा, वो चल जाकर क्या करेगा, MgCl2। बता इसका क्या होगा, इसका एन फैक्टर क्या होगा। आई सुष्मिता सोरेन, समझ में नहीं आया। अरे भाई बहन देखो, साफ साफ देखो सर, ये दो चीज से मिलकर बना है, कैल्शियम और CO3 से। सर ये मेटल क्या, हम लोग देखे थे ना कि साल्ट किसको बोलते हैं। सर एक मेटल और नॉन मेटल के मिल करके हम लोग को मिलता बनता है, जिसमें से H+ ना दिखे और OH ना दिखे, तो समझ जाना वो क्या है, हम लोग को साल्ट है। बस इतना तुम लोग दिमाग में रखना। अब उसमें हम लोग देखते हैं सर कि जितना कटायन, जैसे कि कोई भी साल्ट रहे, जो भी कंपाउंड रहता है उसको तोड़ते हैं ना, तो तोड़ने के बाद हम लोग को एक कटायन में टूटता है, अनायन में टूटता है। तो हम लोग को देखने कटायन पार्ट को, तो कटायन पार्ट में देखने कटायन का टोटल चार्ज कितना दिख रहा है। तो जितना टोटल चार्ज होगा ना, जितना संख्या होगा टोटल चार्ज का, उतना ही संख्या तुम्हारा क्या आ जाएगा, एन फैक्टर। जैसे कि NaCl को तोड़ने गए तो हम लोग को टूटा था Na+ और Cl- में। तो देखो कटायन कौन है, ये वाला। अरे सर इसको तो अनायन बोलते हैं, नेगेटिव वाला को अनायन बोलते हैं, कटायन बोलते हैं पॉजिटिव वाला को। तो कटायन के ऊपर देखो टोटल चार्ज कितना है सर, 1 दिख रहा है, तो मतलब एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके ऊपर देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तोड़ोगे तो कैल्शियम 2+, इसका है CO3 2-। देखो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है, +2, बताइए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। अब देखो MgCl2, अब इसमें देख लो, तो सर इसमें देख रहे हैं, इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को किसमें टूट जाएगा सर, ये टूट जाएगा हम लोग को Mg2+, क्या टूट जाएगा, Mg2+, और क्या टूट जाएगा, Cl-, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो हम लोग अनायन को तो देखेंगे ही नहीं, हम लोग को किसको देखना है, कटायन को। मतलब कटायन के ऊपर टोटल चार्ज कितना दिख रहा है सर, +2। तो इसके लिए बताओ कि एन फैक्टर कितना हो जाएगा सर, एन फैक्टर हो जाएगा 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बस जल्दी से दबा करके कमेंट कर दो, यहाँ से हमें समझ में आ गया कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एसिड के लिए भी, बेस के लिए भी और साल्ट के लिए भी। और जल्दी से लिख भी लो, कमेंट कर दो क्या सारा कुछ क्लियर है, क्या एन फैक्टर का कहानी समझ में आ गया तुम लोगों को। क्या एन फैक्टर में कभी भी तुम लोग को दिक्कत आएगा। आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन, यस सर आ गया सर। चलो अब लिख लो इसको, ठीक है। लिख भी लोगे तो अब भी तुम लोग कमेंट कर दो, हाँ सर हो गया है लिखा हुआ, कमेंट कर दो। लिखा हुआ अगर हो गया होगा तब भी कमेंट कर दो, हाँ सर हो गया है, ताकि हम आगे बढ़े। कमेंट कर दो, आगे बढ़िए सर, कमेंट करो आगे बढ़िए सर। तो मिटाएंगे और तुरंत हम बताएंगे फिर आगे का कॉन्सेप्ट। हाँ चलो बहुत बेहतरीन जी, आगे बढ़िए सर। चलो इस तरह से तुम लोग मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे तो मजा आ जाएगा, जो मजा। हम तो खोजते हैं किस प्रकार का स्टूडेंट तुम लोग मिलो। अच्छा कितना टाइम हो गया है, 1 घंटा 10 मिनट 35 सेकेंड हो चुका है ना। हो क्या करे बाबा, क्या करे, इतना ही छोड़ दे, एन फैक्टर तक है। क्या करे, क्लास छोड़ दे अभी भी, मतलब एन फैक्टर तुम लोग सीख चुका है, तो कल क्या करेंगे तुम लोग को फिर से बताते।
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, फिर बताएंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बनता है, उसके बाद नॉर्मेलिटी बताएंगे, फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन, क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन नॉर्मेलिटी ज्यादा सवाल पूछता नहीं, ना ही तुम्हारा जैक जैक बोर्ड में पूछता है, और ना जेई में, नहीं तुम्हारा नीट में, कहीं सवाल नहीं इसका, क्योंकि मोलैरिटी ही तुम्हारा खा जाता है नॉर्मेलिटी का। मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम है, बस एक रिलेशन बता देंगे और वो काम करता है एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना सीख गया ना, बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहानी समझ में आ जाता है। मतलब जो मोलैरिटी है, अगर नॉर्मेलिटी निकालने बोलेगा तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है एन फैक्टर, तो निकल जाता है तुम्हारा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी कोई सवाल ही नहीं पूछता ज्यादा, जब पूछता है मोलैरिटी का ही पूछ देता है। ठीक है, क्या करे, अभी छोड़ देते हैं, कल ही बता देते तुम लोग को। तब एक बार कमेंट करना तुम लोग क्या करोगे, कल बता दे तुम लोग को, आज इतना ही क्लास रहने दो ना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी काम था। क्या करते हो, जैसे तुम लोग बोलोगे। फिर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आज का दिन को बहुत ही स्पेशल बनाया। आप सभी लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दिए, आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिला। तो सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार दिल की गहराइयों से सभी को धन्यवाद जी, सभी को धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। आई होप कि नेक्स्ट बार जब भी हमारा बर्थडे आए तो उस समय हम लोग एक ग्रैंड पार्टी भी करें, जिसमें आप सभी को भी थोड़ा सा सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक है, अभी तो कुछ वैसा हो नहीं पाया, ठीक है, बट प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, फिर से आप सभी को दिल की गहराइयों से फिर से पुनः ढेर सारे, अंदर से क्या जवाब आएगा यार, तुम सभी लोग तो हमारा बस प्यार ही हो, प्यार। ठीक है प्यार को क्या रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, ठीक है, बट फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप सभी लोग मुझे अच्छा अच्छा विशेष दिए। ठीक है, आज रहने देते क्लास, ठीक है, कल से फिर से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से हम लोग नॉर्मेलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे, उन लोग के बीच में रिलेशन भी कर देंगे। मतलब कल थोड़ा सा लंबा सेशन रख देंगे, 2 घंटे का। 2 घंटे का सेशन में हम लोग पूरा जितना भी आज तक का जैक बोर्ड में पूछा है ना, थ्योरी पोर्सन, जहाँ से हम लोग को पूछता है 3 नंबर में डिफरेंस वगैरह सब, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट का कहानी पूछता है, नॉर्मेलिटी सवाल ही नहीं बनता, तो नॉर्मेलिटी का सवाल करोगे क्या, बस तुम लोग को कहानी बता देंगे, देखो किस तरह का सवाल बनता है। ठीक है, एक बार जैक बोर्ड पूछा है, बस उतना ही। तो तुम लोग को बस एक आगो एनसीईआरटी का बुक का दिखा देंगे, सवाल हो जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में कुल मिलाकर के 3 से 4 सवाल करेंगे, खत्म हो जाएगा, उतना ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मेलिटी तो कुछ है ही नहीं, हम लोग को जो है सो क्या है, हम लोग को मोलैरिटी है बस। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल का सेशन में, आज का सेशन यहीं पर रहने देते हैं। अरे रितु मैं तो खुद ही नहीं खाया हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये सब हम लोग सेलिब्रेट करते नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल पीयूष, देखते हैं ना, मतलब कल जितना भी थ्योरी पोर्शन होगा ना, मतलब कंसंट्रेशन टर्म का, जितना भी आज तक का पूछा गया थ्योरी, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी का भी सब कुछ खत्म कर ही चुके हैं, अब देखो बस इसको बिठाना है, एन फैक्टर पता चल गया, तुरंत तुम लोग को पता चल जाएगा क्या चीज, इक्वालेंट वेट पता चल गया, ग्राम इक्वालेंट वेट पता चल जाएगा, नॉर्मेलिटी निकल गया, कुछ तो कहानी है नहीं नया चीज। फिर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन बताएंगे, और फिर बता देंगे तुम लोग को टेम्परेचर डिपेंडेंट का कहानी, जहां से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। उसके बाद बता देंगे इन लोग के बीच में डिफरेंस, जो कि सब्जेक्टिव में सवाल पूछता है तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में, खत्म। और इतना हम लोग 2 घंटा क्या 2.5 घंटा लगेगा, तो 2.5 घंटा भी कर देंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि हम लोग 2 घंटा में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलो, आज जिस तरह से तुम लोग को रिस्पॉन्स देखने को मिला है, मुझे अब अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी महसूस होने लग गई है कि चलो हमारे बच्चे अब सिंसियर हो चुके हैं, और जितना भी बैकलॉग था वो सारा कुछ कवर कर लिए। और आप सभी का रिस्पॉन्स देख करके मुझे बहुत ही अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है, बहुत अलग तरीका से। ठीक है, आज देखो हर एक क्वेश्चन का तुम लोग एकदम जबरदस्त पूरा एकदम तुम लोग क्या किए, रिप्लाई किए। इसी प्रकार से आगे भी मेहनत करते रहना, क्योंकि आप सभी का रिस्पॉन्स जब तक आता नहीं, तब तक मुझे मोटिवेशन जगता नहीं है, और नहीं खुद पे भरोसा होता है कि यार अमित तुम सही समझा पा रहे हो, नहीं पा रहे हो। तो ये सब तब पता चलता है जब तुम लोग का पूरा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कल से भी आप सभी लोग इसी तरह से पूरा इन्वॉल्व रहोगे। ठीक है, और इसी तरह से रिस्पॉन्स भी करोगे। मिलते हैं जी हम लोग कल के सेशन में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।